डच आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो सारे के सारे आने लगे और इन सब जितने भी पुर्तगीज शक्ति थे इन सबको हराकर जो लास्ट में एक बच रहा वो कौन बच गया? ब्रिटिश साम्राज्य बन गया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स बच गए और बाद में इस ब्रिटिश ने पहले यूरोपियों को ख़त्म किया और उसके बाद फिर पहुँचे कहाँ? उनको हराने के लिए। ठीक है, तो इस ब्रिटिश ने किस तरह से बंगाल को ऑक्यूपाई किया, ये ब्रिटिशर्स किस तरह से हैदराबाद को जीते, ये ब्रिटिशर्स किस तरह से अवध में गए और कैसे इनका अपना निर्माण किया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इनकी अलग अलग नीतियों को देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी भारत को हड़पने के लिए, वो नीति कौन कौन सी थी जिसके थ्रू इनको कैप्चर किया गया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जब ये क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या है, अभी ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी है और इसके बाद में वो कंपनी बदलेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ उन लोगों ने क्या किया, अपनी कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग कानून पास किए, जिसमें क्या था आपका चार्टर एक्ट है, जहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट है, इंडिया काउंसिल एक्ट है। ठीक है, तो अलग अलग क्या हुए अधिनियम चले, तो चार्टर हो गया, चाहे वो रेगुलेटिंग हो गया, चाहे वो क्या होगा इंडिया काउंसिल एक्ट, तो वो सारे के बारे में पढ़ेंगे और यही एक्ट को समझेंगे, देखना तो बाद में समझ आएगा कि संविधान को किस तरह समझना है आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिशर्स देंगे वो आपका कहीं ना कहीं संविधान का बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उनके पूरे के पूरे नीति को पढ़ेंगे और उनके सारे के सारे अधिनियमों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ को हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो नीति अधिनियम बनाए और इसके थ्रू वो क्या कर रहे थे, क्योंकि उनको एक ही चीज़ था ना, वो यहाँ पर रूल करने आए थे। ठीक है, तो उनका क्या था कि दमनकारी नीति बनाया जाए ताकि भारत के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर दमन किया जाए, उनसे कुछ ना कुछ निकाला जाए। और जब वो चीज़ों के पीछे जाएंगे, अगर जंगल में जनजाति को जाने नहीं देंगे तो जनजाति क्या करेगी, अपने जंगल में जाने की प्रयास करेगी और उनको बल के रूप में अगर रोकोगे तो वो भी बल लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जनजाति विद्रोह होगा। तो भारत में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसी काल में देखेंगे तो आपका क्या होगा, जनजाति विद्रोह। ठीक है, जनजाति विद्रोह देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ धार्मिक विद्रोह, धार्मिक और सामाजिक विद्रोह भी देखेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी आएंगे और हमारे यहाँ भी कुछ अपने जो विचारधाराओं वाले लोग आए थे, जैसे कि कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग हो गए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए, तो ये लोग भी आएंगे और धीरे धीरे हमारे भारत में इसी काल में, इसी बीच में हम लोग क्या देखेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, सामाजिक उत्थान के लिए जितने भी कार्य हुए। ठीक है, तो सामाजिक उत्थान, ठीक है, सामाजिक आंदोलन एक देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमको जनजातीय आंदोलन देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाद में इधर देखेंगे तो हमको कृषि आंदोलन भी देखने को मिलेगा। क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, सामाजिक आंदोलन भी और जनजातीय आंदोलन भी देखने को मिलेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 1857 पे, जब ये बहुत सारे, ये सारे के सारे आंदोलन जो हैं ये छोटे छोटे केंद्रों में होंगे। पहले वो आंदोलन का रूप लेंगे, बाद में ये आंदोलन एक विकराल रूप लेगा और सब के सब कहाँ कूच करेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे, इस मकसद से कि दिल्ली को जाकर हमको क्या करना है, वहाँ पर हमारे को अपना फिर से मुगल साम्राज्य जो लास्ट में रहेंगे, जिनको खुद नहीं पता है, एक फेमस कहानी थी शाह आलम के बारे में। ठीक है, बोलते थे कि शाह आलम दिल्ली से पालम, तो दिल्ली से पालम, दिल्ली और पालम की दूरी मुश्किल से 20-25-30 किलोमीटर है, उतने में राजा थे। तो बोल रहे हैं कि उनको फिर से लाओ, फिर से बहादुर शाह जफ़र थे उस समय लास्ट में और शाह आलम से। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र को फिर से लाके दिल्ली साम्राज्य में स्थापित करेंगे और मुगल को हम फिर से अपना रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे। ठीक है, और वहाँ से एक आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गया था, 1857 की क्रांति हुई। जैसे ये क्रांति हुई तो ब्रिटिशर्स समझ गए कि अब भारत को अगर वो करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बदला गया, किससे, अब यहाँ पर आ गए आपके ब्रिटिश। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश का पार्लियामेंट आ गया और वो अब इसको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया और यहाँ पर लाया गया आपका क्वीन प्रोक्लेमेशन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1958। ठीक है, वो लाया गया और वहाँ से ब्रिटिश ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता को अपने हाथ में लेकर अब वो उसको चलाने की कार्य करने लगे। ठीक है, तो जैसे ही वो पार्लियामेंट की बात आ गई तो पार्लियामेंट में बात रखने के लिए आपको भी क्या चाहिए, आपकी भी एक पार्टी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए ताकि हम जाके बात को रख सकें। तो भारत में 57 से 85 के बीच कुछ छोटी छोटी पार्टियों का गठन हुआ, जिनको बोला जाता है कांग्रेस से पूर्व की पार्टियां जो हैं। ठीक है, तो कांग्रेस से पूर्व गठित पार्टी जैसे कि मद्रास में हुआ, जैसे कि आपके बंगाल में हुआ, तो अलग अलग पार्टी हुआ, हम उसको देखेंगे। ठीक है, फिर 1885 में किसका गठन होता है, आपका कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अभी वाला नहीं, पुराना वाला कांग्रेस अभी भी है, कांग्रेस ऐसा नहीं के लिए वही है, लेकिन वो कांग्रेस, इस कांग्रेस में बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और यहाँ पर फिर क्या हुए, जो भी लीडर्स थे, ठीक है, जो भी लीडर थे उन लीडर को बोला गया, एक पहले जो शुरू में बनाया तो क्या थे, नर्म दल। ठीक है, और नर्म दल यहाँ पर जो शुरू में जो नेतृत्व लिए उन लोगों ने क्या किया, बोला कि हम क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, पिटीशन लिखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा होगा तो प्रोपोगेंडा करेंगे। ठीक है, पहले हम मैसे करके मांगेंगे, फिर लिख के मांगेंगे, कुछ नहीं होगा तो हम उसको विरोध करेंगे।
ठीक है। तो विरोध वो भी एक सीमित भाव में करेंगे। तो कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आया कि बोले कि नहीं, अपनी चीज़ों को मांगना है तो हम विरोध सीमित में क्यों करेंगे, हम विरोध पूर्णता करेंगे, हर एक चीज़ का करेंगे और हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो वो आए, वो क्या बने, नर्म दल के बाद गर्म दल बने। ठीक है, और कांग्रेस में देखा जाएगा तो नर्म दल गर्म दल इनके बीच में चीज़ें बढ़ती गई और इसी के साथ साथ अलग अलग आंदोलन इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से 85 से 19 तो इसके बीच देखने को मिलेगा। तो गर्म दल में सबसे बड़े नेता यहाँ पर देखेंगे आपको कौन, तिलक। ठीक है, तिलक यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी, बहुत लोग हैं। यहाँ पर सबसे बड़े दिख रहे हैं जो तिलक का आंदोलन और तिलक का पूरा संघर्ष को पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, और साथ ही साथ कांग्रेस के उससे भी पढ़ेंगे, पक्ष से भी कि कैसा हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन क्या हुआ, कर्जन की नीति क्या है, जो अलग अलग गवर्नर आए, वो सारी चीज़ों को देखते हुए पढ़ेंगे। क्लियर, इन दोनों तो चल ही रहे थे। फिर आंदोलन भी हुआ, और आंदोलन जब समाप्त होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मन होता है कि अभी और हो। ठीक है, अभी और हो मतलब ये कि हमें ना कोई कलम चाहिए, ना हमें कोई कागज़ चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ताकत चाहिए अगर हमें आज़ादी लेनी है। और इन तरह की विचारधाराओं से कौन आगे बढ़ते हैं, आपके एक और पंथ आता है नरम और गरम दल को हटाकर, जिनको बोला गया रिवॉल्यूशनरीज बोला गया भारत में। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरीज आते हैं और वो क्या करते हैं, जो अपने शक्ति से भारत को क्या बोल रहे हैं, आज़ादी दिला देंगे कि हमको नहीं चाहिए किसी का, अकेले ही मैं क्या करूँगा, क्रांति मचा दूंगा। ठीक है, तो क्रांतिकारी आ गए यहाँ पर। ठीक है, और एक आपका दिखेगा क्रांतिकारी। तो 3 तरह के लोग दिखेंगे, नरम दल, गरम दल और क्रांतिकारी, और इन तीनों के आंदोलन को पढ़ना है। ठीक है, इन तीनों के आंदोलन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो हमको एक चैलेंज दे रहे हैं जिसको हम लोग या तो हमारे नरम दल या गरम दल या क्रांतिकारी उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कैसा आपका अलग अलग क्या मिल रहा है, पहले उन लोगों ने देखा स्वदेशी। ठीक है, हमने क्या, पहले उन लोगों ने क्या किया, बंगाल विभाजन, पढ़ाऊँगा आपको सब चीज़ कि क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट हम लोगों ने क्या चलाया, स्वदेशी। ठीक है, बाबा रामदेव भी चला रहे हैं, वो दूसरा वाला है, वो बंगाल विभाजन के लिए नहीं है, वो पतंजलि विभाजन नहीं हो उसके लिए चल रहा है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के लिए क्या चला, स्वदेशी। क्लियर, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी उसको परिवर्तित करके यहाँ पर हम लोग उसके अगेंस्ट चला रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में 1919 में गांधी को नेतृत्व दिया गया, और भारत में यहाँ पर क्या देखने को मिला कि अब जो नेता है, इसके पहले तक चल रहे थे, ठीक है, वो उसमें वो लोग खुद कर रहे थे, लोगों पे उतना भरोसा नहीं दिखाया गया था, लोगों को सामने लाकर नहीं लड़ाई लड़ी जा रही थी, पर गांधी के आने से लोगों को वो सामने लाने लगे। ठीक है, और आपका क्या हुआ, जन आंदोलन को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, और जन आंदोलन के रूप में हमको क्या मिलेगा, सत्याग्रह देखने को मिलेगा। हमको क्या देखने को मिलेगा, 1920 के समय असहयोग आंदोलन, आगे चलकर देखेंगे क्या मिलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद देखेंगे क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बड़े बड़े आंदोलन किसके अंदर होंगे, महात्मा गांधी के अंदर। ठीक है, और उसी समय आपका क्या होगा, ब्रिटिशर्स भी हमारे सामने अलग अलग चीज़ों को रखेंगे। गांधी के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे अम्बेडकर जी के कौन कौन से महत्व कार्य किए, साथ ही साथ देखेंगे आपके जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया, मोतीलाल नेहरू के बारे में बात करेंगे, चित्तरंजन दास थे। तो ऐसे कुछ अनेक विभिन्न नेताएं हुए जिन्होंने भी भारत के आज़ादी के लिए बहुत सारा पार्टिसिपेशन किया है। भगत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और भगत सिंह के हर एक विचारधाराओं को भी समझेंगे। तो उस तरह से पूरी की पूरे इतिहास को पढ़ना है। तो होप आप लोगों को यहाँ तक हिस्ट्री, देखिए इसको मैं एकदम अच्छे से डिटेल करके ही पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको खाली सिलेबस समझा रहा हूँ कि आधुनिक भारत का सिलेबस कुछ ऐसा बटा हुआ है, जहाँ पर गांधी वाला जो काल है 1919 से 39 और 39 से 47, यहाँ से मैक्सिमम चांसेस होता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेंगे 1919 से लेकर 47 के बीच। ये वाले खंड से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर से 57 की क्रांति को अक्सर पूछते हैं, बाकी जो पार्टीज़ है वो प्री में पूछा जाएगा। ठीक है, साथ में आपको जनजातीय आंदोलन भी पढ़ना है। यहाँ पर कुछ कृषक आंदोलन होंगे, कृषक आंदोलन, और उसके बाद कुछ हमारा जो ब्रिटिशर्स, और उसके साथ जो हमारी सामाजिक आंदोलन है। तो सामाजिक आंदोलन, कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, नॉर्मल ये चीज़ें जो स्टोरी है, और इसके साथ साथ लगे हुए जितने भी नेता हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये क्या था, भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास के अंदर हमको किस तरह से पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आएगा कि भारत का इतिहास क्या है, किस तरह से है, कैसे चेंज हुआ, पहले क्या आया, बाद में क्या आया, वो सारी चीज़ को मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको कालखंड के हिसाब से। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको इसलिए सिलेबस समझाया क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का ऐसे आँख बंद करके मत उठा लो। ठीक है, अगर बने तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, प्रीलिम्स के, मेंस के, उसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, आज देख लेना, ताकि कल जब आप लेक्चर में बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ वो वाला चीज़ कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स का पिछले साल का क्वेश्चन उठा लेंगे, 5-6 साल का, मेंस का भी, उसको भी देखेंगे और उसके थ्रू आप पढ़ेंगे। ठीक है, किताबों के बारे में बात करें तो प्राचीन भारत के लिए जो NCERT है उसका नाम क्या है, RS शर्मा।
ठीक है। RS शर्मा NCERT जो है आप उसको पढ़िए, उसको नहीं भी पढ़ेंगे आप क्लास को फॉलो करिए पूरा अच्छे से, मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझा दूंगा। पर ये कर सकते हैं कि उस बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करें या और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। मध्यकाल के लिए हम लोग जाएंगे किसको पढ़ने के लिए, सतीश चंद्रा की किताब। सतीश चंद्र की किताब बहुत अच्छी है मध्यकाल के लिए। फिर से मैं ये बोलूँगा, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते किताब को, आप नोट्स को अच्छे से फॉलो करिए और साथ ही साथ क्या करेंगे, किताब से उस क्वेश्चन को, पीछे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। आधुनिक के लिए 2 बुक है, एक है आपकी स्पेक्ट्रम और दूसरी किताब है आपकी बिपिन चंद्रा। तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा में थोड़ा सा डिटेल कम है, एक स्टोरी फॉर्म बहुत अच्छा है पर डिटेल आपको चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। बिपिन चंद्रा की 2 बुक आती है, मोटी वाली बुक में सब कुछ डिटेल है। ठीक है, तो उसको मत लीजिए, आप स्पेक्ट्रम से जा सकते हैं। तो क्लास नोट्स को आप बेसिक लेके चलेंगे, मैं एक भी चीज़ नहीं छूटने दूंगा। कोशिश मेरा ये होगा कि क्लास नोट्स में मैं हर एक चीज़ को इंक्लूड कर दूँ। आप क्लास नोट्स ही पढ़ सकते हैं, पर अगर आपका मन है कि हमको किताब भी पढ़ना है तो इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इतिहास की बात कि इतिहास में आपको पढ़ना कहाँ से क्या है। दूसरी बात, जो भी लोग जुड़ रहे हैं क्लास में, जो ऑलरेडी हैं या अपने हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं क्लास पे, तो उनको मैं ये बोलूँगा कि आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे नहीं अपने तरफ से ज़्यादा, आप सिनॉप्सिस बनाएंगे। नोट्स मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आपको नोट्स मिलेगा क्लास का लिखा हुआ। ठीक है, लेक्चर के बाद आपको नोट्स दिया जाएगा, तो आप उस नोट्स को पढ़ेंगे। उस नोट्स को पढ़ने के बाद, लेक्चर को देखने के बाद आप क्या करेंगे, अपना एक सिनॉप्सिस जैसा बना लो। सिनॉप्सिस मतलब एक आप पेज ले लीजिए। ठीक है, सिनॉप्सिस मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे, एक पेज ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस पेज को क्या करेंगे, यहाँ से फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, 25% आपका इधर होना चाहिए और 75% आपका इधर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको कोई भी इसमें से एक टॉपिक पढ़ाया सपोज करिए। ठीक है, तो उस टॉपिक का यहाँ पर नाम लिख दीजिए, उस टॉपिक के जो भी मुख्य आपके क्या थे कीवर्ड थे, ठीक है, उनको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई डायग्राम बना सकते हो तो बना लो। ठीक है, ताकि आप जब बाद में इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, उस टॉपिक मेरे को ये पॉइंट को याद रखना है। उसको अगर आप करते चलेंगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कभी भी रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो अभी जो एग्जाम दे रहे होंगे उनसे पूछना रिवीजन में कितना दिक्कत आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर से पढ़ो। तो यहाँ से आपका क्या होगा, रिवीजन के लिए आप ये नोट्स बना लेंगे और इसको क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस। हर लेक्चर का खाली एक पेज में बनाना, एक पेज मतलब लेना शीट यहाँ और उसके पीछे, बस एक लेक्चर के लिए एक पेज। ठीक है, तो हिस्ट्री में मुश्किल से आपके जितने भी लेक्चर होंगे 30-35 लेक्चर जो भी होते हैं या 40, तो आप सिर्फ उस लेक्चर्स के लिए उतने पेजेस को बना लो और 40 पेज में आपका हिस्ट्री खत्म, जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरत पड़ेगा कब, प्रीलिम्स और मेंस में रिवीजन के लिए। और बाकी आपका एक नोट्स तो रहेगा ही रहेगा, तो नोट्स से आप लगातार उसको पढ़ते रहेंगे। तो नोट्स हम करके दे रहे हैं आपको, लेक्चर्स हमारी तरफ से हो रहा है, आपको इस चीज़ को करते चलना है। ठीक है, बाकी असाइनमेंट और टेस्ट के थ्रू तो मैं आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता ही हूँ, तो वो आपका असाइनमेंट और आंसर राइटिंग साथ आपका जो भी चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज खत्म करते हैं। कल से हम लोग प्राचीन भारत से चालू करेंगे इतिहास को पढ़ना। सिलेबस मैंने समझा दिया है, प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर एक बार अच्छे से रिव्यू कर लें। धन्यवाद।